जादू बन गई। तो उस वक्त बतौर अभिनेता आपके जहन में क्या चल रहा था एक दूसरे एक्टर को देख करके कि क्या ये वाकई में किरदार को अच्छा निभा पाएंगे, क्योंकि उस वक्त उनके प्रति ज्यादातर लोगों का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। आपके प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वो मैं ये बता दूं कि जब हमने कहानी सुनी तो सबसे पहले मैंने सलीम जावेद से यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ, और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाए, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था। लेकिन अंत में रमेश जी ने कहा नहीं, ये आप ये करेंगे, धर्म जी ये करेंगे, हेमा जी ये करेंगी, और गब्बर नहीं करेंगे आप। अमजद खान साहब आए सेट पे, और ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी ये सलीम साहब ने की थी और जावेद साहब ने की थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्टेज पे काम करते देखा था, उनका काम देखा था, परिचित थे वो उनके काम से, और उनको सजेस्ट किया। मेरी तो उनकी अमजद साहब से दोस्ती पहले दिन से ही हुई। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये ठीक काम नहीं कर पाएंगे या ठीक नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, बहुत से लोगों को ऐसा लगा शुरुआत में कि शायद उनकी आवाज़ जो है वो अनुचित नहीं है इस किरदार के लिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा वही आवाज़ जो है वो प्रचलित हुई। बच्चन साहब, सुनीता फ्रॉम इंडिया टीवी। सर, उन दिनों सेट पर किस तरह का माहौल होता था जब शूट करते थे? सुना है अमजद जी सबसे ज्यादा वो प्रैंक्स करते थे, जैसे जब मैकमोहन जी उस पत्थर पे चढ़ जाते थे तो सीढ़ियां हटा देते थे, उतरने नहीं देते थे। तो इस तरह के कोई मोमेंट्स याद आते हैं जो शेयर करना चाहेंगे आप हमसे? देखिए, तकरीबन 2.5-3 साल लग गए इस फिल्म को बनाते बनाते, और जाहिर है कि जब इतने सब कलाकार एक साथ होते हैं किसी एक फिल्म में, तो कहीं ना कहीं तो वातावरण हमारा ऐसा बहुत ही माहौल अच्छा सा बनता है। रामगढ़ जो था जहाँ पर ये फिल्म की ज़्यादातर अधिकतर शूटिंग हुई, वो पहले तो बड़ी अजीब सी जगह थी, और जब रमेश जी ने कहा कि हम ये बेंगलोर में शूट करेंगे तो हम सबको लगा कि ये एक डाकू की फिल्म है, और बेंगलोर का जो वातावरण है, पहाड़ी है, पत्थर बने हुए हैं, कहाँ है ऐसा। आमतौर पर जितनी भी तब फिल्में बनी थी वो या तो रेगिस्तान में बनती थी या कहीं राजस्थान के किसी एक खंडहर में जाकर के बनती थी, या मध्य प्रदेश में जो अपने भिंड इलाका है वहाँ की जो सूखा सूखा इलाका है, उस तरह की एक वातावरण होता था। ये हमें बड़ा अजीब सा लगा। हमने कहा यहाँ पर ये ठीक नहीं जमेगी, तो उन्होंने कहा नहीं आप कीजिए यहीं पर हो। तो सबसे पहले तो हमें वो लगा, फिर उन्होंने पूरा जो रामगढ़ का गांव था वो पूरा गांव उन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्ट किया था। तो जितनी आप देख रहे हैं वहाँ पर वो एक्चुअली वो घर थे, वो सेट बने थे, लेकिन इतनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया। फिर एक एक कुटिया उन्होंने हम सबको दे दी कि आप इसमें रहिए, तो हम लोग दिन भर उसी में रहते थे। खाना पीना रहना सोना सब वहीं होता था। धर्म जी तो बल्कि कई दिन वहीं सो जाते थे, और उनको खुली हवा बहुत अच्छी लगती थी। तो जो रामगढ़ का चबूतरा है वहीं पर हमने खटिया बिछा करके रात भर वहीं रह जाते थे। और वो जो ठाकुर का मकान था वो थोड़ी सी ऊंचाई पर था। पहले वहाँ ऐसे ही एक पहाड़ था, तो जितनी भी वहाँ जाने की सड़क थी वो खुद हम लोगों ने बनाई, यानी जो सेट डिजाइनर थे। और एक तरह से एक परिवार बन गया था, और एक ऐसा माहौल था जिसमें कि एक शहर है, ये हमारा शहर है, ये हमारा घर है, और ये हम ही लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारा गांव है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें गुजरी, इसमें बहुत समय लगेगा आपको बताने में मैडम, लेकिन हाँ माहौल बहुत अच्छा था। हम लोग सब रहते थे बेंगलोर में, होटल अशोक था वहाँ पर, जो वहाँ पर हम सब लोग रहते थे, और हर एक आर्टिस्ट के पास अलग अलग गाड़ियाँ नियुक्त कर दी गई थी। ये आपकी गाड़ी, आप सुबह जाइए। यहाँ कोई 45-50 मिनट लगते थे, घंटा भर लगता था बेंगलोर से बाय कार। तो रोज़ सुबह हम लोग उसमें से निकल के जाते थे। कभी कभी समय मिलता था तो धर्म जी और उनके कुछ जो सहयोगी थे वो और मैं बैठ करके रमी वगैरह खेलते थे, ताश खेलते थे। फिर लगा कि यार अब यहाँ से वहाँ 1 घंटा लगेगा तो गाड़ी में भी खेलते जाते हैं, तो हम सब साथ में एक ही गाड़ी में बैठ के जाएं और साथ में ताश भी खेलते जाएं। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये हमारी अलग गाड़ी मत दीजिए, हम धर्म जी के साथ ही चले जाएंगे, तो मैं उनके साथ चला जाता था। एक बार हमारी गाड़ी शहर से गुजर रही थी, वो खराब हो गई और बंद पड़ गई, और लोगों ने धर्म जी को पहचान लिया और इतनी सारी भीड़ हो गई कि मुसीबत हो गई। आप जानते हैं कैसा होता है। तो धर्म जी ने कहा यहाँ से भागना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए।
दरवाजा खोला, बाहर भागे और जो पहला 3 व्हीलर गुजर रहा था उसमें घुस गए। बेंगलोर से लेकर के हम रामगढ़ तक को 3 व्हीलर में गए, यानी 1.5 घंटे का रास्ता उसमें लगा हमको। तो ऐसी बहुत सी हरकतें होती रही थी हमारे सेट के ऊपर। ये इसके बारे में मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने सीढ़ी हटा दी थी। ये एक्चुअली कल अमजद खान जी के जो बेटे हैं शादाब, उन्होंने बताया कि इस तरह के मोमेंट्स हुए थे। जी अमित जी। सर, रवि एबीपी न्यूज से, जैसे कि आपने जिक्र किया कि मुगले आजम का, कागज के फूल और बहुत सारी फिल्मों का, देवदास का जिक्र किया, और फिर कई एक्सपर्ट्स की राय रही है कि अगर हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो प्री शोले और पोस्ट शोले, आज भी कहा जाता है ऐसा। तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी माइलस्टोन फिल्म बनी शोले, उसके बाद ये दयनीय स्थिति मानी जाएगी कि उसके बाद किसी फिल्म का जिक्र उस तरह से नहीं होता जैसे शोले का होता है आज भी 40 साल बाद? तो क्या इतनी अच्छी फिल्में उसके बाद नहीं बनी? आपकी क्या राय है इस बारे में? बहुत सी ऐसी फिल्में होती हैं फिल्म जगत में जो एक दर्शक के लिए एक तरह से मन के अंदर एक जगह बना लेती, फिर वो हटती नहीं है। ऐसा मान लेना कि उसके बाद ये दयनीय दशा हो गई, ये तो मैं नहीं मानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से नए कलाकार आए, निर्देशक आए, निर्माता आए और बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी। लेकिन कुछ फिल्में जो हैं वो अपना एक स्थान छोड़ जाती हैं। ये विश्व भर में ऐसा होता है। आज भी अगर हम हॉलीवुड की बात करेंगे तो आपको गॉडफादर की याद आएगी या आपको गॉन विद द विंड की बात आएगी, क्योंकि ये एक लैंडमार्क फिल्में थी। और चाहे कितने भी आप दशक गुजर जाएं, कितनी भी पीढ़ी हम पार हो जाएं, लेकिन ये 2-3 चीजें हैं जो हमेशा हमारी यादगार फिल्में बनी रहती हैं। सर, ऐसा मानना कि ये दयनीय दशा, ये मैं नहीं मानूंगा। सर, एक सवाल और था कि कई फिल्में दोस्ती पर बनी हैं, शोले के पहले भी बनी है, लेकिन इस फिल्म ने डिफाइन किया दोस्ती को। जय वीरू से जो आप दोनों का किरदार मशहूर हुआ, उसके बाद भी कई दोस्ती पर फिल्में बनी, लेकिन आज भी जब दोस्ती की बात होती है तो शोले की याद आती है। तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहें, जय वीरू के किरदार निभाते हुए आप दोनों के बीच किस तरह की चीजें हो रही थी? जो आपने फिल्म में देखा वही वातावरण हमारा आपस में है। आज भी धर्म जी और मैं ऐसे ही मिलते हैं जैसे सह कलाकार ही नहीं हूं बल्कि जय वीरू हो। और एक बार कहीं कुछ लोगों को चीज पसंद आ जाती है, फिर वो एक उदाहरण बन जाती है, एक एग्जाम्पल बन जाती है कि आप इसी तरह कर रहे हैं। और अगर वो पहले आई हो किसी चीज से तो आमतौर पर ये एक मानसिक स्थिति होती है लोगों में कि वो समझते हैं कि ये एक उदाहरण जो है ये निभाना चाहिए। यही वजह हो सकती है और तो कोई वजह है नहीं। अमित जी, नरेंद्र गुप्ता फिल्म सिटी से सर, रिलीज के इतने सालों के बाद अब बहुत से फिल्म के कलाकार और टेक्नीशियन हमारे बीच मिल रहे हैं, जैसे संजीव जी, जग्गा, आर डी बर्मन, जीपी साहब। उनके फिल्म के योगदान के बारे में, दिवेचा साहब जी हाँ, तो उनके इस फिल्म के योगदान के बारे में और आपका इक्वेशन कैसे रहा, कुछ बताएंगे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सबका योगदान होता है किसी भी फिल्म में। संजीव कुमार बहुत ही सक्षम कलाकार, नेक इंसान, हमारे साथ घर का एक घरेलू जैसा एक वातावरण रहता था। जया के साथ उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में की। और अमजद भाई के साथ न जाने कैसे पहले दिन से ही हमें लगा कि हम बहुत घनिष्ठ हैं एक दूसरे के। पहले दिन से ही उन्होंने मुझे शॉर्टी बुलाना शुरू कर दिया व्यंग से। और कई बार जब हम लोग साथ साथ गुजरते थे स्टूडियो में, तो जो काम करते रहते ना लोग स्टूडियो में, देखो लंबाई चौड़ाई एक साथ जा रहा है। तो इस तरह का एक माहौल बना रहता था। बट खेद है अमजद भाई के चले जाने का, हरि भाई के चले जाने का। द्वारका दिवेचा जी जो कि बहुत ही कड़क इंसान थे और डिसिप्लिनेरियन एकदम, और अजब तरीका था उनका बताने के लिए कि शॉट रेडी है। आमतौर पर आजकल तो असिस्टेंट आता है आपकी वैन में, खटखटाएगा, दरवाजा खोलेगा, साहब शॉट रेडी, आप आइए। मैं तो ज़्यादा वैन में नहीं रहता हूँ, मैं सेट पे रहता हूँ, तो उनकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन दिवेजा जी के पास एक अजब तरीका था। उनके पास ये जो टांगे में भोंपू होता है ना, भोंपू, वो था उनके पास। जब भी शॉट रेडी हो जाए, वो भोंपू बजाएं, हम लोग सब समझ जाते थे। अमित जी, शोले के डायलॉग्स आज भी यादगार हैं। आपका पसंदीदा डायलॉग क्या है? सभी डायलॉग्स, किसी एक का हम वर्णन नहीं कर सकते। तो
अमजद भाई के सबसे ज़्यादा, गब्बर के सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए, धर्म जी के, बसंती के, सबके बहुत सब कुछ। अमित जी, अमित सर, कोई ऐसा सीन बता दीजिए जो आपको ना पसंद हो। ऐसी फिल्म ने देखिए जितनी चीजें होती हैं वो सब ऐसी बैठ जाती हैं कि उसका कोई कहना कि ये ज्यादा अच्छा था, ये इतना अच्छा नहीं था, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। Amit sir, here, slightly towards your left, here. Amit sir, one of the most endearing moments on Sholay was the real-life romance that unfolded between Hemaji and Dharamji. So, being a co-actor and being an eyewitness to those romance, could you share some interesting anecdotes? मार खिलवाना क्या आपको? व्यक्तिगत बात होती है, उसको व्यक्तिगत ही रहने दीजिए। Bachchan sir here. First of all, congratulations for the movie completing 40 years. Sholay is no doubt is a landmark film. My question to you is, sir, there are many fans who have said we have watched Sholay 30 times, 40 times. Even my dad, it's his favorite movie. He has watched more than 40 times. आपके साथ कोई सर ऐसा कोई आपको फैन आपको मिला जिसने Sholay से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा एक रिएक्शन दिया हो, या कहा हो कि मैंने इतनी 40-50 बार देखी हो, कोई ऐसे कोई फैन का रिएक्शन? अभी कल ही कुछ लोग आए जो कि पैदा नहीं हुए थे जब शोले रिलीज हुई थी, और वो उन्होंने कहा कि उन्होंने, आप कह रहे हैं 40-50 बार देखा, उन्होंने कहा हमने 1000 दफा देखी ये फिल्म। बढ़ा दिया नंबर।